हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो कल की वीडियो में मैंने सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड लिए थे। आज की वीडियो में मैं सभी प्रश्न पेडागोजी के लूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला विकल्प है परिवार और मित्र, दूसरा विकल्प है भोजन, तीसरा है जानवर और चौथा विकल्प है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में 6 विषय शामिल किए गए हैं। ये मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया है। 6 विषय कौन कौन से हैं? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठवां है हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब जो परिवार और मित्र है इसमें 4 उप विषय हैं। कौन कौन से? संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो ये 4 उप विषय हैं। इसमें यही पूछा गया है कि सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, तो वह है जानवर। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला विकल्प है विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तीसरा विकल्प है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए क्या वांछनीय गतिविधि है। तो पहला विकल्प लिखा हुआ है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ये सबसे अच्छा विकल्प है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को और क्या करना चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से सामग्री और उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए और शिक्षार्थियों को उनकी जाति, संस्कृति और पंथ के बावजूद सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि हमें भेदभाव नहीं करना है। यदि हम एक शिक्षक हैं, चाहे शिक्षार्थी किसी भी जाति किसी भी समुदाय का हो, लेकिन हमें सभी को समान समझना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण हो? पहला विकल्प है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तीसरा विकल्प है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और चौथा विकल्प है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में जो महत्वपूर्ण है, तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, यानी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ये सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, जो चौथा लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये ज्ञान की रचना में सहायक नहीं है। ABC इसमें सही है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है, ये पूछा गया है। पहला इसमें लिखा है वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। तो ये तरीके हैं वृत्तांत और कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और उनका प्रदर्शन करना। ये बच्चों को जोड़ने में सहायक नहीं है। A और B इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि वृत्तांत और कहानियां बच्चों को रुचिकर लगती हैं, बच्चे इनमें इंटरेस्टेड होते हैं और बच्चे इनके माध्यम से जल्दी सीखते भी हैं। तो इसीलिए इसमें A और B सही। अगला प्रश्न दिया गया है,
पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला विकल्प है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा विकल्प है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो इसमें बी और सी सही है, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समूह शिक्षण जो होता है एक ऐसी विद्या है जिसमें छात्र सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं और सक्रिय शिक्षण में शामिल होते हैं। यह एक साथ काम करके सीखने को सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो इसीलिए इसमें बी और सी सही हो जाएंगे, तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। पहला विकल्प है परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है कक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली संसाधन पूछे गए हैं, तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। ए बी सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कक्षा को पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली संसाधन नहीं माना जाता है। इसके अलावा और कौन संसाधन है वो भी जान लीजिए। शैक्षिक मीडिया, प्राकृतिक वातावरण, पाठ्य पुस्तक, ये और हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ए बी सी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। पहला विकल्प है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात और चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो वह है ज्ञात से अज्ञात। यानी कि पहले उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिससे बच्चे परिचित हैं, यानी जिसके बारे में जानते हैं। फिर जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसे संबंधित करके पढ़ाया जाता है। तो इस सिद्धांत में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को पिछले ज्ञान से सिखाई जाने वाली नई सामग्री से शुरू किया जाता है। सीखने वाले को ज्ञात से अज्ञात में जाने में कठिनाई नहीं होती है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पहला विकल्प है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है वर्णन अभिलेख और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षा। तो इसमें पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों लिखे हुए हैं ये सही हैं, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल और वर्णन अभिलेख ये सभी सही है। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना, रिपोर्ट, असाइनमेंट जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल होते हैं। क्रम निर्धारण मापनी क्या है, रेटिंग स्केल जिसे कहते हैं, तो यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है जो एक द्विध्रुवीय पैमाने पर छात्रों को दर देता है, जिसमें प्रायः खराब से लेकर उत्कृष्ट तक कई बिंदु होते हैं। और वर्णन अभिलेख क्या होता है, तो यह एक अवलोकन है जिसे अवधि के दौरान छात्र के चरित्र के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जाता है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पहला विकल्प है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, दूसरा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, तीसरा है आकलन के संकेतकों का उपयोग और चौथा है बच्चों के सीखने के गुणात्मक
आकलन। तो आकलन जो है सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य के लिए डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। यह दो प्रकार का होता है, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक जो है पूरी शिक्षा के दौरान लिया जाता है और योगात्मक सत्र के अंत में किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक कक्षा 5 की शिक्षक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं, यानी शिक्षिका है क्रियाकलाप का संचालन कर रही हैं, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला विकल्प है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं। दूसरा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। और चौथा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो विकल्प पढ़कर आपको उत्तर पता चल गया होगा कि जो तीसरा विकल्प है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं, यही इस विकल्प का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यानी कि आप देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर है इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग विषय नहीं है, ऐसा क्यों किया गया है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। दूसरा है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है और चौथा है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो NCF 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित दो अलग अलग हिस्सों के बजाय पूरे प्राथमिक स्तर के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसीलिए साथ में ही इसे पढ़ाया जाता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी पर्यावरण के साथ ही पढ़ाए जाते हैं, अलग से नहीं पढ़ाए जाते प्राथमिक स्तर में। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तीसरा है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और चौथा है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो जो EVS की बुक है वह कक्षा 3 से चलती है, यानी इसके पहले कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की अलग से कोई पुस्तक नहीं चलती। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इसीलिए अलग विषय से यानी अलग विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 में नहीं है। भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों का संपादन होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों?
पहला विकल्प लिखा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। दूसरा है बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। तीसरा विकल्प है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। और चौथा है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो पर्यावरण में पाठ्यक्रम का आयोजन विषयों की सूची के रूप में नहीं बल्कि विषयों के रूप में किया जाता है और प्रत्येक विषय में कुछ उपविषय होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? पहला विकल्प है भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा है हम चीजें कैसे बनाते हैं और चौथा है काम और खेल। तो अभी आपको बताया था जो 6 विषय हैं और उपविषय हैं उनके बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो वह है कार्य और खेल, क्योंकि ये उपविषय है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6 थीम जो आपको बताई हैं, यानी जो 6 विषय हैं वो आपको याद रखने हैं। परिवार और मित्र, जल, यात्रा, भोजन, आश्रय, हम चीजें जो बनाते हैं और करते हैं, ये आपको याद रखना है। और परिवार और मित्र में जो 4 उपविषय हैं, संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ये भी याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो इसमें जो सत्य नहीं है, यानी जो गलत है, वह बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जो इस तरह के सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित आदि के साथ ही संबंध विषयों के रूप में पर्यावरण अध्ययन के बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इसमें वर्णन और परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता, तो चौथा विकल्प भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। और चौथा है बच्चों के साथ स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में जो महत्वपूर्ण है वह बताना है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ACD इसमें सही है। बी विकल्प इसमें गलत है, क्योंकि लिखा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये गलत है। ACD इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पहला विकल्प है किस्से कहानियां, दूसरा है पाठ्य पुस्तक का पठन, तीसरा है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं और चौथा है कक्षा निदर्शन। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियां। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है। दूसरा है
यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और चौथा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही है ये, क्योंकि इनके अलावा भी कई स्रोत हैं जिनसे पर्यावरण अध्ययन सीखा जा सकता है। दूसरा लिखा है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ये भी सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। ये भी सही है। लेकिन यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ये गलत है। ए बी सी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। पहला विकल्प है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। दूसरा है बच्चों को खोजने के अवसर देना। तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ए बी सी इसमें सही है। लेकिन चौथा लिखा है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये गलत है। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने शिक्षार्थियों में कभी भी भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान रूप से शिक्षित करना है। तो ए बी सी इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? पहला विकल्प है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तीसरा है समूह अधिगम बिना बूझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और चौथा है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो शिक्षक क्या कर रहा है? बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। तो समूह क्यों बनाया है ये बताना है। तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये सही है। और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ए और बी इसमें सही है। सी और डी इसमें गलत है। ए और बी इस प्रश्न का उत्तर यानी पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब भी आप प्रश्न को हल करें, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प को समझने का प्रयास करें, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और यदि आपने विकल्प समझे नहीं और आपने OMR में गोला भर दिया तो हो सकता है आपका प्रश्न गलत हो जाए। आपको ध्यान से समझना है, विकल्प भी समझने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? पहला विकल्प है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। दूसरा है सहभागिता। तीसरा है याद करना। और चौथा है प्रश्न पूछना। तो इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन यानी आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो याद करना, क्योंकि याद करने पर और रटने पर कभी भी बल नहीं दिया जाता है। बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं, तो तीसरा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संकेतक नहीं होना चाहिए पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। पहला विकल्प है CCE। दूसरा है सीखने के समान आकलन। तीसरा है सीखने का आकलन। और चौथा है सीखने के लिए आकलन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन सीखने के समान आकलन है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह छात्रों को उनके स्वयं के अध्ययन पर प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है। और यह तब होता है जब छात्र अपने भविष्य के सीखने के लक्ष्यों को सूचित करने के लिए अपनी प्रगति को दर्शाते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। पहला विकल्प है लिखित प्रश्न, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है जांच सूची और चौथा है अधिविन्यास। तो इसमें पूछा गया है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो इसमें प्रयोग होता है जांच सूची का। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रेटिंग स्केल एक लोकप्रिय बहुविकल्पी प्रश्नों का एक प्रकार है जिसका उपयोग व्यापक रूप से अवलोकन के बाद जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, जो किसी विशिष्ट विषय के बारे में सापेक्ष जानकारी प्रदान करता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, दूसरा है परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तीसरा है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, और चौथा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी उद्देश्य हैं, आप विकल्प पढ़कर ही उत्तर का पता लगा सकते हैं। ये सभी सही लिखे हुए हैं, लेकिन बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना ये गलत है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। पहला विकल्प लिखा है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। अब इसमें से कौन से सही हैं ये पूछा गया है। तो चित्र अध्ययन यानी चित्र पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसमें बच्चों को एक चित्र दिया जाता है जिसका उन्हें अवलोकन करना होता है और मौखिक या लिखित रूप में अपना अवलोकन प्रस्तुत करना होता है। चित्र अध्ययन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और जिसमें शिक्षार्थियों के कई संकेतक शामिल होते हैं, जैसे अवलोकन, स्थिति या विषय का विश्लेषण, अभिव्यंजना, महत्वपूर्ण सोच, प्रत्यक्षीकरण। लेकिन इसमें प्रयोग करना शामिल नहीं होता। तो ए बी सी इसमें सही है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। पहला विकल्प है कक्षा में बहस आयोजित करना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है पोस्टर बनाना और चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो पूछा गया है कि सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्र पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बने, तो कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। पहला है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, दूसरा है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, तीसरा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, और चौथा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो जो सर्वेक्षण विधि होती है एक निष्कर्ष निकालने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए चीज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सवाल पूछकर सटीक जानकारी एकत्र करने की एक तकनीक है। तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, तो ये प्रासंगिक नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद नहीं कर सकता जिससे वे पीड़ित हैं।
क्योंकि यह केवल विश्लेषण में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए कितने लोग थे, उनके लक्षण क्या थे, तो ये प्रासंगिक नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभवात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण और चौथा है मानववादी दृष्टिकोण। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है अन्वेषण दृष्टिकोण, यही इस प्रश्न का उत्तर है। यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण है जो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। नई समझ की खोज में प्रश्नों को प्रस्तुत करने और निर्णय लेने के लिए बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों से जोड़ना एक प्राथमिक उपकरण है, तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तीसरा है यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है और चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसमें लिखा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में 30 प्रश्न लिए थे और 30 प्रश्न पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।